अस्सलाम वालेकुम मेरी स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम अपने सेकंड ईयर के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज, जो कि आपके पेपर में आ सकते हैं। सो पहले तो ज़रा पेपर पैटर्न देख लेते हैं, क्योंकि आपका सेकंड ईयर का पेपर पैटर्न ये सिर्फ करंट ईयर के लिए है, जो कि 2026 है। और 2027 ऑनवर्ड्स जो है वो पैटर्न चेंज होगा, उसमें एमसीक्यू 17 होंगे, जबकि करंटली 2026 के अंदर आपके एमसीक्यूज 13 होंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस आपके 14 होंगे और लॉन्ग क्वेश्चन आपके 4 होंगे। ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स, सॉरी 5 मार्क्स लॉन्ग के अंदर, और शॉर्ट आपका एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, और टोटल आपका पेपर 75 का होगा, जो कि सिर्फ करंट यानी 2026 ईयर के लिए है, जबकि 2027 ऑनवर्ड्स 80 मार्क्स का आपका थ्योरी का पेपर होगा। सो कॉग्निटिव लेवल्स जो हैं वो वही 3 डोमेन्स हैं जिस पे आपका कोई भी फेडरल बोर्ड का पेपर बनाया जाता है, जिसमें नॉलेज बेस्ड है, अंडरस्टैंडिंग है और एप्लीकेशन बेस्ड है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपका 50% पेपर अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होता है, और बाकी जो है वो कुछ नॉलेज बेस्ड एंड एप्लीकेशन बेस्ड होता है। और एप्लीकेशन बेस्ड और नॉलेज बेस्ड और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होता क्या है? बेसिकली नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन वो होते हैं जो कि डायरेक्टली आपके रट्टा सिस्टम को चेक करते हैं, यानी आपका रट्टा चेक करते हैं, और वो आपके पेपर का बहुत कम पोर्शन होता है जो कि डायरेक्टली आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट इज़ समथिंग और डिफाइन समथिंग। जबकि अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन आपके कौन से होते हैं, जो कि आपकी बेसिकली अंडरस्टैंडिंग को चेक करते हैं, यानी क्या आपको वो चीज़ क्लियर है या नहीं। इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं? अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन आते हैं आपके कंपैरिजन, एडवांटेजेस, लिमिटेशन, इम्पोर्टेंस, डिसएडवांटेजेस और यूज़, और ये सब आपके अंडरस्टैंडिंग के अंदर आते हैं। एप्लीकेशन बेस्ड कौन से क्वेश्चंस होते हैं? एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस वो क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपने कोई भी टॉपिक को रियल लाइफ के ऊपर इम्प्लीमेंट करके, यानी रियल लाइफ सिनेरियो के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन बेसिकली उसकी करके, एंड देन आपको उसका आंसर लिखना होता है, और ये भी बहुत कम पोर्शन होता है आपके पेपर का। सो आपका पेपर जो मोस्टली बेस्ड करता है वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन पे करता है। सो अगर आप कोई भी टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको हर टॉपिक के अंदर देखना चाहिए कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या होगी, एडवांटेज क्या होगा, लिमिटेशन क्या होंगी, डिसएडवांटेज क्या होगा, क्योंकि उसी से रिलेटेड ही आपके पेपर में क्वेश्चन बनते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम कंपैरिजन या डिफरेंशिएट के क्वेश्चन भी बहुत सारे टॉपिक्स के अंदर इस चीज़ को कवर करते हैं। सो हम इंशाल्लाह चैप्टर वाइज इस सब को डिस्कस करेंगे कि आपने किस तरीके से कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन पे आपने फोकस करना है और जो कि आपके पेपर में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द चैप्टर नंबर 1। ओके, सबसे पहले हमारे पास आता है चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 के वैसे तो एक ही चीज़ है जो बार-बार इसमें रिपीट हो रही है, दैट इज़ यूज़ेबिलिटी, यूज़ेबिलिटी टेस्टिंग, यूज़ेबिलिटी का फ़ायदा। बट अगर टॉपिक वाइज़ हम बात करें तो एक्सरसाइज़ के शॉर्ट क्वेश्चन में ऑलमोस्ट यही तमाम क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं, बट स्टिल आपने उनको एक दफ़ा देख लेना है। देन जो शॉर्ट के लिहाज से मोस्ट इम्पोर्टेंट बनते हैं वो आपके पास है यूज़ेबिलिटी। यूज़ेबिलिटी के बेनिफिट्स या उसके की एस्पेक्ट्स क्या हैं, जो कि पॉइंट ऑफ फोकस भी कह सकते हैं, उसकी इम्पोर्टेंस लिखें। ये यूज़ेबिलिटी में से आपसे पूछे जा सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ यूज़ेबिलिटी क्या है, हर एक की एग्जांपल दें, तो जस्ट आप उनकी डेफिनेशन कर लें और एक-एक एग्जांपल कर लें या उनका पर्पस कर लें कि वो प्रिंसिपल क्या है। देन यूज़ेबिलिटी टेस्टिंग वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट अकॉर्डिंग टू द शॉर्ट क्वेश्चन। ये आपसे ज़रूर इसका कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा कि यूज़ेबिलिटी टेस्टिंग का फ़ायदा क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, एडवांटेज क्या है, यूज़ेबिलिटी टेस्टिंग हमें हेल्प कैसे करती है। तो वो कोई से भी बस एडवांटेज माइंड में रखें, एंड देन उसके अकॉर्डिंग आप उसको कर सकते हैं। देन हाउ, यानी ये क्वेश्चन यूँ भी आ सकता है कि इफ़ यू वांट टू डिज़ाइन एक्सेसिबल यूज़र इंटरफेस, हाउ यूज़ेबिलिटी टेस्टिंग कैन हेल्प यू। तो बेसिकली आंसर एक ही होता है, सिर्फ क्वेश्चन जो है वो किसी भी तरीके से चेंज फॉर्म में आपसे पूछे जा सकते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। देन डिफरेंस मॉडरेटेड और अनमॉडरेटेड यूज़ेबिलिटी टेस्टिंग का भी डिफरेंस आ सकता है, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव टेस्टिंग का भी डिफरेंस आपसे पूछा जा सकता है, या इनके पर्पसेस और यूजेस, वैसे डिफरेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन कॉमन यूज़ेबिलिटी इशू एंड सॉल्यूशन, ये शॉर्ट लॉन्ग दोनों के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, बट लॉन्ग में चांसेस हैं भी, लेकिन शॉर्ट के लिहाज से मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर है ये, क्योंकि लॉन्ग इसमें से और बहुत सारे ऐसे नेक्स्ट हैं जो कि ज़्यादा बेहतर बन सकते हैं। लेकिन स्टिल इसको लॉन्ग के पर्सपेक्टिव से भी माइंड में रखिएगा कि अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि कॉमन यूज़ेबिलिटी इशू क्या हैं और साथ ही साथ उनके सॉल्यूशन भी बताएँ, तो ये आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। देन वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो मुझे लगता है आपके पेपर में आपसे पूछा जाएगा, और अब ये मैंने जितने लाइन में लिखे हैं ये सारे एक्चुअली एक ही क्वेश्चन है, और 3 डिफरेंट क्वेश्चन हैं, बट आंसर इन सब का एक ही है। डिवाइस सिस्टम सिक्योरिटी कैसे अचीव की जा सकती है, उसका आंसर भी सीआईए ट्रायड है।
CIA ट्राइड क्या है और उसका पर्पस क्या है, वो भी आप लिख सकते हैं। देन आपसे ये भी पूछा जा सकता है प्रिंसिपल ऑफ सिक्योरिटी क्या है, वो भी यही है, या डिवाइस सिस्टम सिक्योरिटी के की ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो आंसर आपका एक ही है, दैट इज CIA ट्राइड, यानी CIA बेसिकली C, I और A से जो आपके अल्फ़ाबेट्स से बेसिकली बनता है, जो कि सिक्योरिटी अचीव करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। सो ये आपसे पूछा जा सकता है किसी भी तरीके से। उसके बाद सिक्योरिटी पॉलिसीज़ एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस शॉर्ट में पूछे जा सकते हैं, लेकिन ऑनेस्टली इतने चांसेस इसके नहीं हैं कि आपसे पूछा जाए प्रॉपरली। ज़्यादा चांसेस आपके बाकी जो प्रिंसिपल्स और यूज़ेबिलिटी और उनके यूज़ेबिलिटी या एक्सेसिबिलिटी का डिफरेंस, वो वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद डिवाइस सिस्टम एक्सेसिबिलिटी क्या है और उसके की एस्पेक्ट्स क्या हैं और उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं। वही सेम शॉर्ट के लिहाज से आपसे पूछे जा सकते हैं। अब ये जो आगे वाले जितने भी टॉपिक्स हैं ना, इनमें से एक ना एक आपका लॉन्ग आएगा कि एलिमेंट ऑफ ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन बताएं या की कंपोनेंट ऑफ यूजेबिलिटी इन ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन बताएं। अब ये दो क्वेश्चन बड़े कंफ्यूजिंग है और इसमें अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं कि ये की एलिमेंट्स और की कंपोनेंट ऑफ यूजेबिलिटी में। तो याद रखना है कि की एलिमेंट ऑफ ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन क्या है, वो मेन एलिमेंट जिससे वो मिलके बनते हैं, और की कंपोनेंट ऑफ यूजेबिलिटी क्या है, यानी यूजेबिलिटी को ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन के अंदर अचीव करने के लिए जो मेन कंपोनेंट्स हैं, ये उनकी बात हो रही है। तो इन दोनों क्वेश्चन का डिफरेंस माइंड में रखना है कि किसका कौन-सा आंसर है। की एलिमेंट ऑफ ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन मीन जिनसे वो मिलके बना है। उसके बाद कॉमन प्रॉब्लम इन ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन कॉजेज़ एंड सॉल्यूशन, ये भी आपसे लॉन्ग में पूछा जा सकता है। सोशल, एथिकल, एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशन, ये भी लॉन्ग के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। और अगर ये लॉन्ग में नहीं आता, लेट्स सपोज, तो जहाँ अगर ये शॉर्ट में आता है तो वो आपको कोई भी इसकी रियल लाइफ ये नहीं कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि एथिकल इम्प्लीकेशन उसकी क्या है, या एनवायरमेंटल क्या है, या इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन इसकी कैसे बनेगी। सो ये जो है ये लॉन्ग से लॉन्ग में अगर नहीं आता, क्योंकि लॉन्ग में वो ज़्यादा अच्छे बन जाते हैं कि एलिमेंट की कंपोनेंट या कॉमन प्रॉब्लम, तो इसमें से शॉर्ट वो आपसे कोई एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे कि एप्लीकेशन में उसको अप्लाई करके बताएं कि इसकी सोशल इम्प्लीकेशन क्या होगी, या इसकी इन्वायरमेंटल इम्प्लीकेशन क्या होगी, या एथिकल इम्प्लीकेशन क्या होगी। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, दैट इज ट्रेड ऑफ बिटवीन यूजेबिलिटी एंड सिक्योरिटी ऑन द बेसिस ऑफ सम स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी इससे मुराद क्या है, यानी वो आपसे ये पूछ लें कि ट्रेड ऑफ बिटवीन यूजेबिलिटी एंड सिक्योरिटी ऑन द बेसिस ऑफ कम्प्लेक्सिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ऑथेंटिकेशन, या कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स तीन दे के उसकी बेसिस पे इनको डिफरेंशिएट करें कि ये किस तरीके से ट्रेड ऑफ होती है बिटवीन यूजेबिलिटी और सिक्योरिटी। देन आता है जीरो ट्रस्ट अप्रोच एंड एग्जाम्पल। ज़ीरो ट्रस्ट अप्रोच आपकी बुक में नहीं है। लेकिन मैंने जो आपकी ये की बुक बनाई है उसके अंदर मैंने इस टॉपिक को मेंशन कर दिया था, यानी एक इसका इंट्रोडक्शन और इसकी एग्जांपल दे दी है, तो आपको वहाँ से हेल्प मिल सकती है कि ज़ीरो ट्रस्ट अप्रोच क्या है। बेसिकली ज़ीरो ट्रस्ट अप्रोच नाम से पता चल रहा है कि ज़ीरो ट्रस्ट का मतलब ये है कि आपने किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करना, वेदर वो पर्सन आपका ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है तब भी ट्रस्ट नहीं करना। बेशक वो एक दफ़ा लॉगिन कर लेगा एक डिवाइस से, आपने बार-बार जब भी वो लॉगिन करेगा तो उसे सारी इन्फॉर्मेशन माँगनी है। ऐसा नहीं है कि एक दफ़ा आपने उससे लॉगिन माँगा और अगली दफ़ा आप उससे आईडी पासवर्ड नहीं माँगेंगे, क्योंकि वो आपकी ऑर्गेनाइज़ेशन का पार्ट है। इन डिटेल आपको वहाँ से ये सारा इसका कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, वैसे नाम से पता चल रहा है, और एग्ज़ाम्पल भी आपको वहाँ से मिल जाएगी की बुक से। देन की रिकमेंडेशन फॉर इम्प्लीमेंटिंग इफेक्टिव साइबर सिक्योरिटी मेजर्स, के अगर हम साइबर सिक्योरिटी मेजर्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए मेन पॉइंट्स क्या हैं, उसकी एफिशिएंसी, कॉस्ट, प्राइवेसी और एथिकल के लिहाज से ऑन द बेसिस ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आपसे पूछा जा सकता है, और ये भी लॉन्ग के चांसेस ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू शॉर्ट। ये शॉर्ट में कोई भी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स दे के पूछ लेंगे, तो उसका जस्ट आपको ओवरव्यू पता हो। वैसे इसके भी चांसेस कम है, ज़्यादा चांसेस ये जो ऊपर वाले टॉपिक्स हैं, दीज़ आर मोर इम्पोर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर शॉर्ट एंड लॉन्ग। कि बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की। चैप्टर नंबर 2 में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, सबसे पहले तो आता है डाटा स्ट्रक्चर, इसकी इम्पोर्टेंस, या इसकी लीनियर और नॉन लीनियर जो टाइप्स हैं। अब ये किसी न किसी फॉर्म में क्वेश्चन आ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछ लेंगे, आपसे शॉर्ट में पूछ लेंगे। इम्पोर्टेंस बताएं, डाटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, फ़ायदा क्या होता है, यूज़ क्यों होते हैं, लॉन्ग में नहीं शॉर्ट के लिहाज से। देन आगे है एरे, उसके एडवांटेज, उसकी लिमिटेशन शॉर्ट के लिहाज से, सिंगली, डबली और सर्कुलर लिंक लिस्ट, और डिफरेंस बिटवीन एरे एंड लिंक लिस्ट, ये शायद मैंने नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर लिखा भी होगा डिफरेंसेस के अंदर। वो आ सकते हैं लिंक लिस्ट, और इनकी लिंक लिस्ट के जो टाइप्स हैं इनका भी डिफरेंस पूछा जा सकता है,
ऑपरेशंस कौन-कौन से हम परफ़ॉर्म कर सकते हैं और हर एक की एडवांटेज और लिमिटेशन इज सिमिलरली ऑल सेम फॉर द लाइक ऑल द डेटा स्ट्रक्चर्स, स्टैक की भी, क्यू की भी। इनके कॉमन ऑपरेशंस बताएँ, इनके एडवांटेज बताएँ, इनकी लिमिटेशंस बताएँ और इन सब के आंसर्स आपको जो मेरी की बुक है उसके अंदर मिल जाएँगे, यानी मैंने प्रॉपर्ली आप लोग के लिए उसमें अरेंज करके लिख दी हैं अकॉर्डिंग टू योर पेपर पैटर्न और ईज़ी वर्डिंग में, ताकि आपके लिए याद करना भी आसान हो। तो अगर आपको इसके आंसर्स चाहिए तो वो भी आपको वहाँ से मिल जाएँगे। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। देन ट्री ट्रैवर्सल कौन से हैं, टाइप कॉमन ऑपरेशन कौन से हैं, एडवांटेज क्या हैं, लिमिटेशंस क्या हैं, ग्राफ, ट्री और ग्राफ, और ये सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके पेपर में आएँगे किसी न किसी फॉर्म में। इवन के लॉन्ग और शॉर्ट दोनों पर्सपेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव में, किसी न किसी तरीके से, लेकिन चीज़ें यही होंगी जो मैंने आपको मेंशन कर दी हैं। ट्री ट्रैवर्सल है, फिर कॉमन ऑपरेशंस हैं, उसके अंदर इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर और ग्राफ भी आपके पेपर में आएँगे जो कि आपके डेप्थ फर्स्ट सर्च और ब्रेडथ फर्स्ट सर्च है। जो उसकी ट्रैवर्सल मेथड्स हैं और ये ट्रैवर्सल मेथड्स आपकी बुक में नहीं हैं, लेकिन आपकी एसएलओ में इंक्लूडेड है। अब मैंने पीछे भी एक जगह कहा था कि बुक में नहीं है, बुक में नहीं होने से मुराद आप जो एनबीएफ की बुक फॉलो कर रहे हैं उसमें नहीं है, बट क्योंकि ये एसएलओ में हैं, तो ये आपके पेपर में आ सकते हैं। दीज़ आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आ सकते हैं। तो इसका भी सॉल्यूशन आपको की बुक के अंदर मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ मैंने प्रॉपर्ली इंक्लूड कर दिया है। तो अगर आपको हेल्प चाहिए हो तो आप वो उस बुक से हेल्प ले सकते हैं। देन सिमिलरली एडवांटेजेस प्लस अनदर क्वेश्चन, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, वो भी इनमें से बन सकते हैं। यानी कोई भी सिनेरियो देके आपसे पूछा जाए, फॉर एग्जांपल इन ऑर्डर टू परफॉर्म द अनडू एंड रीडू ऑपरेशन व्हिच टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर यू आर गोइंग टू यूज एंड व्हाई। सिमिलरली सिनेरियो दे के आपसे कहा जा सकता है कि इसके ऊपर बताएं कौन सा वाला कंट्रोल, ये सॉरी, डाटा स्ट्रक्चर जो है वो ज़्यादा हमारे लिए हेल्पफुल होगा और क्यों हेल्पफुल होगा, उसके एडवांटेज बताएं। अब देखिए ये वाई वाले क्वेश्चन बेसिकली एडवांटेज ही होते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम इंपॉर्टेंस भी यही आपकी एडवांटेज की तरफ जा रही होती है। सिर्फ क्वेश्चन की स्टेटमेंट चेंज होती है, आंसर आपने वही लिखना होता है। डिसएडवांटेज, लिमिटेशन ये सेम है। एडवांटेजेस उसके बाद आपके पास करैक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, बेनिफिट्स, यूजेस, पर्पसेस, सब एक ही चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, सिर्फ आपने वर्ड को थोड़ा अरेंज करके लिखना होता है और मोस्ट ऑफ द टाइम कीवर्ड पे फोकस किया जाता है, यानी वो भी आपके करेक्ट उस एग्जैक्टली जो बेनिफिट या चीज़ है उसको डिस्क्राइब कर रहे हो, तो आपका आंसर करेक्ट माना जाता है अकॉर्डिंग टू योर बोर्ड पेपर। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें से हर एक में से कुछ ना कुछ ज़रूर आएगा और किसी न किसी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। सो इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करते हुए ये पॉइंट आपने माइंड में रखने हैं। ओके, वैसे तो ये मैंने आपको पीछे ही बता दिया था कि ये डिफरेंस पूछे जा सकते हैं। सो यहाँ एक दफ़ा देख लें कि डिफरेंस किस-किस का आ सकता है। एरे और लिंक लिस्ट का आपस में डिफरेंस आ सकता है, टाइप्स ऑफ लिस्ट का आ सकता है, स्टैक क्यू का आ सकता है, ट्री और ग्राफ का आ सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स भी आ सकते हैं, ऑन द बेसिस यानी कैरेक्टरिस्टिक्स से मुराद के डिफरेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूज़ और रियल लाइफ एग्जांपल्स, और कहाँ पर कौन-सा फ़ायदा देता है इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। देन एफिशिएंसी एंड करेक्टनेस का पूछा जा सकता है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, लीनियर एंड बाइनरी सर्च। तो इन तमाम के डिफरेंसेस भी आपने देख लेने हैं और ये तमाम डिफरेंसेस आपको बुक के अंदर मिल भी जाएँगे। ओके, अगर लॉन्ग के लिहाज से बात करें तो इस चैप्टर में से लॉन्ग इस तरह से बन सकता है। एक तो वो जो डाटा स्ट्रक्चर्स हैं उनका क्वेश्चन बन सकता है। देन आपको कोई सिनेरियो देके आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी जो करेक्टनेस, क्लैरिटी और एफिशिएंसी है वो लिखिए। वैसे मेरे ख्याल से करेक्टनेस और क्लैरिटी ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो आसानी से लिखी जा सकती हैं। सो एफिशिएंसी वो स्पेशली पूछ सकते हैं, क्योंकि एफिशिएंसी में टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आती है। तो टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी किसी न किसी तरीके से आपके पेपर में ज़रूर आएगा कि आइदर टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करें, आपको सिनेरियो दे दिया जाएगा और उस सिनेरियो को आपने एनालाइज़ करना होगा। वो आपने एक्सरसाइज़ के क्वेश्चंस किए हैं, बुक के अंदर भी एग्ज़ाम्पल्स आपने देखी हैं कि किस तरीके से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है और किस तरीके से स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम फाइंड करते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। देन बिग ओ नोटेशन का अगर आपको पता होगा तो ही आप टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लिख सकते हैं, वरना आप उसको नहीं लिख पाएँगे कि इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। सो बिग ओ नोटेशंस को अच्छे तरीके से करना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। देन लीनियर और बाइनरी का कंपैरिज़न पूछा जा सकता है और कि इन दोनों को कंपेयर करें ऑन द बेसिस ऑफ सम कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे फॉर एग्जांपल करेक्टनेस, क्लैरिटी और एफिशिएंसी, और स्पेशली टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के लिहाज से। और बाकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन और उस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये आपका चैप्टर कवर हो जाएगा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। और इसमें से कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो मैं आपको कहूँ कि इसमें से पेपर में क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि किसी ना किसी तरीके से आइदर इन ऑब्जेक्टिव फॉर्म और आइदर इन द शॉर्ट और लॉन्ग ही आपके पेपर में आएगा ही आएगा। ओके, अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3, अनदर वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर।
अब इसके भी ऑलमोस्ट, अब आप लोग कहेंगे कि ऑलमोस्ट हर टॉपिक लिखा हुआ है। अब हर टॉपिक लिखने का मकसद ये है कि जैसा कि हमने पहले भी बात की थी कि आपके पेपर में आपका पेपर पैटर्न ऐसा है कि जिसमें ऑलमोस्ट कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिसमें से क्वेश्चन ना आए, क्योंकि 14 शॉर्ट हैं और 14 में भी हर एक में 2 की चॉइस है तो 28 शॉर्ट बन जाते हैं, लॉन्ग में भी 2 की चॉइस है 8 लॉन्ग बन जाते हैं। तो अच्छे खासे जो टॉपिक्स हैं, ऑलमोस्ट सब टॉपिक्स हैं वो किसी न किसी तरीके से कवर हो जाते हैं। सो चैप्टर नंबर 3 में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक या क्वेश्चन में अगर मैं आपको कहूँ तो वो ये है कि प्रोग्रामिंग पैराडाइम की इंपॉर्टेंस या पर्पस क्या है। देन एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और फंक्शन प्रोग्रामिंग आ सकते हैं, बट जहाँ तक मेरा ख्याल है तो इसका डिफरेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू दीज प्रोज एंड कॉन्स। यानी डिफरेंस पूछा जा सकता है बिटवीन द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड फंक्शनल प्रोग्रामिंग। और उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और किसी न किसी तरीके से शॉर्ट या लॉन्ग में आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, क्लास कैसे क्रिएट की जाती है, इंस्टेंस कैसे बनते हैं। और अगर थ्योरी में क्वेश्चन पहले तो जहाँ तक मेरा ख्याल है थ्योरी में भी क्वेश्चन आएगा और पीबीए में भी आएगा। और बाकी जब आप इसको क्रिएट करने लगें क्लास को तो वो आपने जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो माइंड में रखने हैं, यानी बेसिकली प्रिपेयर करने लगे तो ये याद रखना है कि कोडिंग के लिहाज से भी देखना है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर क्लास कैसे बनता है, ऑब्जेक्ट कैसे बनता है। हाँ, ये है कि इन डिटेल आपसे वो इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म के क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, बल बेसिक्स आपको पता होनी चाहिए कि क्लास बनती कैसे है, फंक्शन कैसे बनाते हैं, फंक्शन को कॉल कैसे कराते हैं, जो क्लास के अंदर जिसे मेथड कहते हैं बेसिकली, वो मेथड कैसे बनते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, एक्सेस कैसे होता है, तो वो पर्सपेक्टिव आपका क्लियर हो। देन जो है वो आउटपुट और एरर फाइंडिंग के क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं, यानी कि रिलेटेड टू ऑल ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। वैसे इससे ज़्यादा जहाँ तक मेरा ख्याल है ये टपल सेट और टेस्ट और डिक्शनरी के क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन हाँ क्लास के भी पूछे जा सकते हैं। यानी इसका क्वेश्चन अगर वो लॉन्ग में नहीं देते तो शॉर्ट में वो इस तरीके से दे सकते हैं कि एक क्लास दे के बताएंगे ये बताएं, इसके अंदर कोई एरर फाइंड करें कि ये क्या गलत है, या फिर अगर क्लास का छोटा सा प्रोग्राम दे देंगे इसकी आउटपुट फाइंड करें। ये भी इस तरह के भी तमाम क्वेश्चन आपको की बुक के अंदर मिल जाएंगे जो कि अवेलेबल है। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड ऑब्जेक्ट पूछा जा सकता है। अब की प्रिंसिपल और फीचर ऑफ हूप, की प्रिंसिपल कौन से हैं, वही इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनमें से भी एक ना एक शॉर्ट क्वेश्चन आपके पेपर में ज़रूर आएगा। यानी इनको रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू इलैबोरेट करें, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म की रियल एग्जांपल दें, रियल लाइफ एग्जांपल दें, एब्स्ट्रैक्शन की रियल लाइफ एग्जांपल दें, एनकैप्सुलेशन क्यों अचीव बेसिकली क्यों की जाती है या उसका पर्पस क्या है, यूज़ क्या है, और उसकी एग्जांपल दें। सो इनमें से किसी इसी तरह से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि इनका फ़ायदा क्या है, क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं, या फिर रियल लाइफ एग्जांपल्स प्रोवाइड करें। ओके, उसके बाद आते हैं आपके प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो अगर मैं प्रोग्राम के लिहाज से आपको बताऊं तो वो लिस्ट और डिक्शनरी है। टपल और सेट का जहाँ तक मेरा ख्याल है आपको ऑब्जेक्टिव में और इसके अलावा जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, यानी सेट और टपल का डिफरेंस या यूज़, या फिर एग्जांपल या फंक्शंस उस तरीके से, या फिर सिंटेक्स एरर फाइंड करने के लिहाज से उस तरह से आ सकते हैं। लिस्ट और डिक्शनरी के प्रोग्राम आ सकते हैं, यानी प्रोग्राम जो होंगे वो ज़्यादातर बेस होंगे या लिस्ट पे या डिक्शनरी पे या लिस्ट इन अ डिक्शनरी पे। प्रोग्रामिंग के लिहाज से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सेम इज़ फॉर द पीबीए, उसमें भी आपके इसी तरह के आएँगे, यानी प्रोग्राम के सिनेरियोज़ ऐसे होंगे कि या उसके अंदर लिस्ट इस्तेमाल हो रही होगी या डिक्शनरी इस्तेमाल हो रही होगी या डिक्शनरी के अंदर लिस्ट इस्तेमाल हो रही होगी। इस तरह के क्वेश्चंस तो वो आपने प्रिपेयर करने हैं। देन आपसे जो एरर फाइंडिंग के और आउटपुट के क्वेश्चंस हैं वो पूछे जा सकते हैं। सैंपल और इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आपके पीबीए की बुक के अंदर डाल दिए हैं, आपको वहाँ से हेल्प मिल जाएगी। आपको पता भी चल जाएगा कि अच्छा इसमें से किस-किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। एसएलओ बेस्ड तमाम क्वेश्चंस मैंने आपकी पीबीए की वो जो आपकी बुक है, पीबीए की बुक भी है, बट पीबीए की बुक में पीबीए के अकॉर्डिंग डालें, और जो आपकी की बुक है सेकंड ईयर की मेरी, उसके अंदर मैंने इससे रिलेटेड क्वेश्चंस डाल दिए हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। नेस्टेड लिस्ट एक्चुअली तो जो एसएलओ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसे थ्योरी के पेपर में नहीं आना चाहिए। बट जैसा कि आपको पता है कि पेपर में अक्सर क्वेश्चन आ भी जाता है, सो कॉन्सेप्ट आपको होना चाहिए ऑन द सेफ साइड, बट ज़्यादा चांसेस नेस्टेड लिस्ट के पीबीए में हैं एज़ कम्पेयर टू थ्योरी का पेपर। क्योंकि नेस्टेड लिस्ट के ज़्यादातर क्वेश्चन जहाँ तक मेरा ख़्याल है
वो आपसे पीबीए के पेपर में पूछे जाएंगे। और लिस्ट इन अ डिक्शनरी मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, प्रोग्राम ऑफ लिस्ट एंड डिक्शनरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टपल और सेट के प्रोग्राम पे इतना फोकस ना कीजिएगा जितना आपका फोकस लिस्ट और डिक्शनरी के प्रोग्राम पे होना चाहिए। देन आता है आपके पास इनपुट आउटपुट हैंडलिंग, इसमें से भी क्वेश्चन ज़रूर आएगा, लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है। एरर फाइंडिंग का क्वेश्चन भी आ सकता है और लिखने का भी आ सकता है, और इंपॉर्टेंस ऑफ डिस्क इनपुट आउटपुट शॉर्ट में आ सकती है। देन फाइल्स की जो दो मेन टाइप्स हैं उनका डिफरेंस आपके शॉर्ट में आ सकता है। देन जो आपकी फाइल है उसके ऑपरेशंस यानी रीड और राइट ऑपरेशन कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। सिमिलरली शॉर्ट में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वो जो मॉड्स हैं वो कौन कौन से अवेलेबल होते हैं और कौन से मॉड्स आप यूज़ करते हैं और किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। प्लस जहाँ तक मेरा ख्याल है आपके पेपर में प्रोग्राम एक आएगा फाइल हैंडलिंग का कि या रीड करें या राइट करें, दोनों के लिए आ सकता है, और यूँ भी आ सकता है कि या लाइन बाय लाइन करें या फिर वर्ड बाय वर्ड करें। तो रीड और राइट दोनों प्रोग्राम वर्ड बाय वर्ड और लाइन बाय लाइन कैसे करते हैं, ये प्रोग्राम बेशक रट्टा मार लें और इसके आने के चांसेस हैं कि ये आपके पेपर में आएंगे। बाकी थ्योरी के लिहाज से जो है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं वो इंपॉर्टेंट है। एक और ये प्रोग्राम जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, वो एक ये है कि रीड करें टेक्स्ट से और फिर नंबर ऑफ अकरेंसेस फाइंड करें हर लेटर की, अल्फ़ाबेट की। यानी इसका भी प्रोग्राम आपको वैसे तो मिल जाएगा कीबुक के अंदर, और मैंने मेरे ख्याल में चैनल पे इसकी वीडियो भी डाली हुई है और मैंने आपको उसका कोड एक्सप्लेन भी किया है कि अगर आपने ये फाइंड करना हो कि एक लेटर कितनी दफ़ा रिपीट हुआ है तो आप उसको किस तरीके से कर सकते हैं। और पीबीए में भी आ सकता है, पीबीए की बुक में भी मैंने डाला हुआ है। आउटपुट फाइंडिंग के क्वेश्चन आ सकते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। सैंपल आपको बुक से मिल जाएंगे, की बुक के अंदर सारे सैंपल और इस तरह के एसएलओ बेस्ड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अवेलेबल हैं फॉर योर प्रैक्टिस, ताकि आपको आइडिया हो जाए और आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, आपकी प्रिपरेशन में आपको हेल्प करेंगे। देन डेटाबेस है। डेटाबेस बेसिकली क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, एडवांटेज क्या है, टाइप्स क्या हैं, एग्जांपल्स क्या हैं, ये थ्योरी में इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आंसर एक ही होगा, क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जा सकते हैं। देन कीज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी आपके कोई ना कोई शॉर्ट ज़रूर आएगा इसका या ऑब्जेक्टिव ज़रूर आएगा कि प्राइमरी की, या यूँ भी आ सकता है कि आइडेंटिफ़ाई करें प्राइमरी कौन सी है, सेकेंडरी कौन सी है, फॉरेन कौन सी है, या फिर कीज़ का डिफरेंशिएट करें, उनमें डिफरेंस क्या है, या उनका पर्पस लिखें। तो ये आपको पता होनी चाहिए। नॉर्मलाइजेशन ऑल्सो अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें से क्वेश्चन ज़रूर आएगा, और ये लॉन्ग में भी आ सकता है। डेटा नॉर्मलाइजेशन के कोई आपको टेबल दे दिया जाए और आपको कहा जाए कि इसको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नॉर्मल फॉर्म के अकॉर्डिंग जो है वो आपने नॉर्मलाइज करना है। ये लॉन्ग में आ सकता है। शॉर्ट में अगर आया तो ये होगा कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है, इसको सेकंड में कन्वर्ट कर दो, सेकंड है इसको थर्ड में कर दो। इस तरीके से आ सकता है। शॉर्ट में ट्रांज़िटिव और पार्शियल की डेफिनेशन या इनका डिफरेंस भी आपसे पूछा जा सकता है कि ट्रांज़िटिव और जो पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसीज़ हैं, उनमें डिफरेंस क्या है, या आप उन्हें या उनका पर्पस लिखें या कहाँ इस्तेमाल करते हैं। बल्कि शॉर्ट में यूँ भी पूछा जा सकता है कि किस नॉर्मल फॉर्म के अंदर आप किसको रिमूव करते हैं। जैसे फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज़ को रिमूव किया जाता है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर आपकी जो पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी है, एंड थर्ड नॉर्मल फॉर्म के अंदर आपकी ट्रांज़िटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो इस पर्सपेक्टिव से भी आपको पता होना चाहिए, और ये एक ऐसा चैप्टर है जिसका हर टॉपिक में से एक नए क्वेश्चन बनेगा। सो इन फर्स्ट वाले ये जो 3 चैप्टर्स हैं, और स्पेसिफिकली चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर 3, इनको आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। चैप्टर नंबर जो 1 है, वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो थोड़ा पीबीए के लिहाज से भी उसमें से क्वेश्चंस आएँगे, प्लस उसमें से ज़्यादातर कॉन्सेप्चुअल इस तरह से आएँगे कि एप्लीकेशन बेस्ड होंगे, यूज़ेबिलिटी से रिलेटेड, तो वो आप आसानी से कर सकते हैं। वो ज़रा आसान है, उसमें आपको याद कम करना पड़ेगा, समझना ज़्यादा है। इन चैप्टर्स के अंदर आपको याद भी ज़्यादा करना पड़ेगा, चैप्टर 3 एंड 2 के अंदर, तो ये बात भी माइंड में रखिएगा। ओके, नेक्स्ट है एसक्यूएल क्यूरीज़। ये टॉपिक तो रह गया, ये भी चैप्टर नंबर 3 के अंदर आपका इंक्लूड है, और इसमें से भी क्वेश्चन ज़रूर आएगा। और किस तरीके से क्वेश्चन आएगा आपका कि सिलेक्ट फ्रॉम द टेबल, यानी ऐड, डिलीट, अपडेट कैसे कर सकते हैं, वेयर की स्टेटमेंट कैसे इस्तेमाल होती है, ऑर्डर बाय कैसे होती है, और डेटाबेस आपने कैसे क्रिएट करना है। अब ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके दोनों पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट हैं, पीबीए एज़ वेल एंड थ्योरी एज़ वेल। और इसके भी वैसे एसक्यूएल क्यूरीज़ आप अगर एक दफ़ा याद कर लेंगे ना, तो वही क्यूरीज़ आपने एसक्यूएलाइट 3 के अंदर इम्प्लीमेंट करनी है। एसक्यूएलाइट 3 का मैं एक और अभी इसकी वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि एसक्यूएलाइट 3 उस तरीके से डिस्क्राइब नहीं हुआ। इंशाल्लाह आई विल ट्राई। बट आपको इसकी डिटेल बुक के अंदर मिल जाएगी, की बुक के अंदर मैंने एक पूरा प्रोग्राम इंक्लूड कर दिया है, और बल्कि आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, उसके अंदर भी ये चीज़ कवर हो रही है कि आप किस तरीके से पाइथन के अंदर एसक्यूएलाइट 3 डेटाबेस को इंपोर्ट करा सकते हैं और आप उसे किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी है उसके अंदर। ये
टेबल क्रिएट करना, अपडेट करना सारा ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाता है। अगर वो एक वीडियो भी देख लें तो ये टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। देन डिफरेंसेस मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। उसके बाद यूनिट टेस्टिंग और डिबगिंग, ये मैंने ऐसे बेसिक डालने का मकसद आपकी एक सेफ साइड थी, लेकिन अगर मैं आपको बताऊँ तो अकॉर्डिंग टू एसएलओ इनको आपके थ्योरी के पेपर में नहीं आना चाहिए, और जहाँ तक मेरा ख्याल में पीबीए इनकी वैसे प्लेस नहीं बनती पीबीए के पेपर में। लेकिन स्टिल आप इसको इस पर्सपेक्टिव से माइंड में रख लें कि अगर आपके पास ये आ जाता है तो आपको ये पता हो कि यूनिट टेस्टिंग क्या है, यानी बस इससे ज़्यादा इसमें से कुछ नहीं आएगा कि यूनिट टेस्टिंग को एग्जांपल से एलाबोरेट कर दें, इसकी इंपॉर्टेंस बता दें, यानी फ़ायदा बता दें। और एक एग्जांपल तो ऑलरेडी मैंने आपको कही, और उसके लिए भी अगर आप एक्सरसाइज का वो क्वेश्चन यूनिट टेस्टिंग वाला कर लें तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली ये कवर हो जाएगा टॉपिक, दैट्स ऑल। देन जो डिबगिंग है उसको भी सेफ साइड के लिए आप कर सकते हैं, लेकिन पेपर में आने के चांसेस बहुत कम है कि ब्रेक पॉइंट और वॉच पॉइंट आपसे पूछा जाए कि ब्रेक पॉइंट और वॉच पॉइंट के क्या यूजेस होते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू एसएलओ दीज टॉपिक्स आर जस्ट सोली बेसिकली फॉर द पीबीए पर्पस, नॉट फॉर द थ्योरी पर्पस। तो इस पर्सपेक्टिव से सिर्फ बस पढ़ लें, आपको पता हो ब्रेक पॉइंट क्या होता है, वॉच पॉइंट क्या होता है, कैसे इस्तेमाल करते हैं, पेपर में आने के चांसेस बहुत कम है। आया भी तो यही आ सकता है, कंपेयर कंट्रास्ट करें ब्रेक पॉइंट का इस्तेमाल और वॉच पॉइंट का। अनदर इम्पॉर्टेंट चैप्टर, चैप्टर नंबर 4, मशीन लर्निंग। सबसे पहला क्वेश्चन मशीन लर्निंग और उसकी इंपॉर्टेंस। उसके बाद जो टाइप्स ऑफ डाटा है वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव से आपने माइंड में रखनी है, शॉर्ट में आने के चांसेस ना होने के बराबर है। मशीन लर्निंग और रूल बेस्ड एल्गोरिदम का डिफरेंस कर लें, पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। प्रेडिक्टिव आउटकम एंड कॉजेलिटी बुक में नहीं है, यानी आपकी एनबीएफ की बुक में नहीं है, बट आपकी एसएलओ में है, और इसका डिफरेंस आपको चैनल पे भी मिल जाएगा, प्लस आपको बुक के अंदर भी मिल जाएगा, उसके अंदर भी मैंने डाल दिए। देन एडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ मशीन लर्निंग एंड रूल बेस्ड एल्गोरिदम्स शॉर्ट में आ सकते हैं। उसके बाद प्रोसेस ऑफ मॉडल बिल्डिंग, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसके बहुत चांसेस हैं कि ये आपके पेपर में आएगा कि मॉडल बिल्डिंग के स्टेप्स या प्रोसेस क्या होते हैं, उसको एलैबोरेट करें विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। अभी बुक में उस तरह से नहीं लिखा हुआ, लेकिन प्रॉपर जो स्टेप्स एक डायग्राम बनी हुई है ना, वैसे की बुक के अंदर तो आपको मिल ही जाएगी, लेकिन अगर आप बुक से कर रहे हैं तो बुक पे जो डायग्राम बनी हुई है ना, उस डायग्राम के अंदर जो स्टेप्स लिखे हुए हैं ये वो वाले स्टेप्स हैं। बल्कि आपको चैनल पे भी मिल जाएंगे, वहाँ पर भी मैंने इनको एलैबोरेट किया है कि मॉडल बिल्डिंग के स्टेप्स क्या हैं और हम किस तरीके से मॉडल को बिल्ड कर सकते हैं मशीन लर्निंग के अंदर। देन इंपॉर्टेंस ऑफ फीचर इंजीनियरिंग, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो मुझे लग रहा है आपके पेपर में ज़रूर आएगा, या फिर टेस्ट ट्रेन स्प्लिट, ये भी किसी ना किसी तरीके से इसकी इंपॉर्टेंस या फिर इसका यूज़ या शॉर्ट में या किसी न किसी तरीके से ये ज़रूर आएगा। उसके बाद मॉडल असेसमेंट की मैट्रिसेस हैं, ये भी ऑब्जेक्टिव या शॉर्ट में, लॉन्ग में इनके चांसेस नहीं है, ये सब कुछ शॉर्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकॉल, F1 स्कोर, ये आप सब आपको क्या बताते हैं, या शॉर्ट में या ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है, कोई एक बता के बताएं ये क्या है, एक्यूरेसी है, प्रिसीजन है या रिकॉल है, या काइंड ऑफ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन के अगर कोई मॉडल हो तो उसमें आपसे पूछ लिया जाए कि इसकी एक्यूरेसी क्या होगी और इसकी प्रिसीजन क्या होगी। इसके अलावा ओवर फिटिंग एंड अंडर फिटिंग, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट आपसे पूछा जा सकता है, और अगर शॉर्ट में, वैसे तो शॉर्ट में आएगा आई होप, और अगर नहीं आता तो ऑब्जेक्टिव में आपसे इसका कोई पूछा जा सकता है कि ओवर फिटिंग अंडर फिटिंग। लॉन्ग में इनके चांसेस बहुत कम है, हाँ लॉन्ग में अगर आया भी तो शायद मॉडल बिल्डिंग वाला आ जाए, बाकी सब के सब जितने भी हैं ऑल आर एक्चुअली इम्पॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द शॉर्ट क्वेश्चन परस्पेक्टिव, और इन सब के आंसर्स एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू आपको बुक से मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। आपसे शॉर्ट में ये पूछा जा सकता है, राइट एनी 3 एप्लीकेशंस ऑफ मशीन लर्निंग, कोई भी एप्लीकेशंस के नाम जो भी आपके माइंड में है आप लिख सकते हैं। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ डाटा विजुअलाइजेशन एंड डिसीजन मेकिंग, अब ये आपका अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन भी इसका बन सकता है और एप्लीकेशन बेस्ड भी आ सकता है, क्योंकि कोड नहीं आएगा, लेकिन इन जनरल आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि आप इस चीज़ को किस तरीके से बेहतर डाटा विजुअलाइजेशन के मेथड्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसका फ़ायदा क्या होता है डाटा विजुअलाइजेशन का डिसीजन मेकिंग के अंदर। देन डाटा स्टोरी टेलिंग है। अब डाटा स्टोरी टेलिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, और अगर एक डाटा स्टोरी टेलिंग के की कंपोनेंट्स क्या हैं जो आपने माइंड में रखने हैं, ताकि आपको कोई भी एक टॉपिक दे दिया जाए तो आप उसके अकॉर्डिंग सिनेरियो की बेस पे ये देख सकें कि आपने किस चीज़ पे फोकस करना है, और उसका रोल क्या है उस पूरे प्रोसेस के अंदर। और ये डाटा स्टोरी टेलिंग और ये जितने भी टॉपिक्स हैं ये सारे शॉर्ट के लिहाज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू मी। उसके बाद रोल ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स टेक्निक इन डाटा विजुअलाइजेशन शॉर्ट के लिहाज से इन जनरल पूछा जा सकता है कि बताएं ये किस तरीके से डाटा विजुअलाइजेशन में हेल्प करता है। इनमें से एक नई शॉर्ट आएगा, ये जितने भी डाटा विजुअलाइजेशन के पूरे टॉपिक्स हैं। उसके बाद हाइपोथेसिस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी काइंड ऑफ जैसे मुझे लगता है कि इसमें से कंफर्म आपका क्वेश्चन शॉर्ट या लॉन्ग में ज़रूर आएगा।
अब उसमें क्वेश्चन किसी भी तरह का बन सकता है। एक तो एज़ अ सैंपल क्वेश्चन मॉडल पेपर के अंदर आपके पास अवेलेबल है कि एक सिनेरियो दे के आपसे कहा जाए कि इसकी नल हाइपोथेसिस स्टेटमेंट बनाएँ, इसकी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस स्टेटमेंट बनाएँ और या फिर इन दोनों का डिफरेंस लिखें, शॉर्ट में यूँ पूछा जा सकता है। फिर पी वैल्यू वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट अगेन शॉर्ट के लिहाज से। फिर हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्यों ज़रूरी है? इम्पोर्टेंस क्या है? फ़ायदा क्या होता है? पी वैल्यू का किरदार क्या है इस पूरे प्रोसेस के अंदर? फिर सिग्निफिकेंस टेस्टिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, यानी वो जो अल्फा की वैल्यू आती है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। अब ये ऑब्जेक्टिव शॉर्ट दोनों के लिहाज से आपसे पूछा जा सकता है कि इन सब चीज़ों को किसी न किसी तरीके से, तो वो आपको पता होना चाहिए। देन पर्पस ऑफ आपके पास है डैशबोर्ड। और डैशबोर्ड का क्या फ़ायदा होता है? वैसे तो डैशबोर्ड क्रिएट करने के मुझे बहुत कम चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि इतना मुश्किल पेपर वो नहीं बनाते। एक एवरेज पेपर बनता है आपका फेडरल बोर्ड का। सो आई डोंट थिंक सो कि वो आपको डैशबोर्ड जो है वो देंगे। लेकिन हाँ, इन जनरल शॉर्ट में अगर देना भी हो क्वेश्चन तो आपसे पूछ लेंगे कि उसका फ़ायदा क्या होता है और वो किस तरीके से बनता है और यूज़ होता है। अच्छा, चैप्टर नंबर 5 में से जहाँ तक मेरा ख़्याल है, तो अगर आप ये वाले टॉपिक्स कर लें जिसमें आपको ये पता हो कि आईओटी की जो एप्लीकेशंस हैं, उनकी इम्पोर्टेंस क्या है बेसिकली। और ये इनमें से कोई जितने भी ये मैंने मेंशन किए हैं, आपकी बुक के अंदर भी हैं, इसमें सिर्फ़ आपने बताना होगा कि आईओटी बेस्ड एप्लीकेशन किस तरीके से हमें हेल्प कर रही है, यानी उसकी एप्लीकेशन क्या है। अब क्वेश्चन में वो आपसे यूँ भी पूछ सकते हैं कि एडवांटेज क्या हैं, ये एप्लीकेशंस क्या हैं, तो बात एक ही है, बस आपने सिर्फ़ ये माइंड में रखना है कि हर एप्लीकेशन में कौन से मेन की पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको हेल्प कर रहे हैं। यानी एयर पोल्यूशन में कैसे हेल्प कर रहा है, फ्लड में कैसे हेल्प कर सकता है, एग्रीकल्चर में कैसे कर सकता है, ट्रैफिक मैनेजमेंट में कैसे कर सकता है, उसका क्या किरदार है, हेल्थ केयर के अंदर। वैसे मुझे ऐसे लग रहा है कि इसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रैफिक वाला है, वो आपको पेपर में दे सकते हैं, या पोल्यूशन वाला। वैसे इन जनरल इनमें से कोई भी आ सकता है, नेचुरल डिज़ास्टर का भी आ सकता है। देन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और उसके मेन फीचर शॉर्ट के लिहाज से, ये सब शॉर्ट के लिहाज से इनमें से कोई ना कोई आपके पास शॉर्ट आएगा। या हाँ, इन जनरल अगर एक बहुत ही एवरेज पेपर बनाएँ तो वो 3 को आपको लॉन्ग में 3 पार्ट के तौर पे दे सकते हैं कि बताएँ इनका रोल बताएँ किस तरीके से है। अब ये रोल आईओटी का भी पूछा जा सकता है, अलग से ब्लॉकचेन का भी पूछा जा सकता है और अलग से क्लाउड कंप्यूटिंग का भी पूछा जा सकता है। सो हैं एक जैसे ही, बस आपने मेन पॉइंट्स, की पॉइंट्स उठाने हैं। रट्टा मारने से पहले ये देखिएगा कि उसको गौर से पढ़ लें, जस्ट की पॉइंट्स उठा लें और अपनी वर्डिंग में लिख लें। बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और आपको ये पता हो कि ये चीज़ इस्तेमाल कैसे हो रही है, और मेन फोकस किया करें जो एग्ज़ैक्ट मार्क्स के अकॉर्डिंग बन रहे हो। यानी 3-3 पॉइंट्स याद कर लें या 5-5 कर लें कि अगर लॉन्ग में आए तो आप किस तरीके से करेंगे। देन एप्लीकेशंस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग एंड एडवांटेजेस वो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि इन्हीं सब सिनेरियोज़ के अकॉर्डिंग आपसे पूछे जा सकते। अच्छा, उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट ये आपका आता है जी, न्यूरल नेटवर्क। यानी न्यूरल नेटवर्क का क्या रोल है उसमें? इनपुट लेयर, हिडन लेयर, न्यूरॉन्स, वेट, बाइसेस एक्टिवेशन फंक्शन, लॉस फंक्शन। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि ये जो न्यूरल नेटवर्क है, एक तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है, जैसे आपकी वो न्यूरल नेटवर्क की एक एग्जांपल बुक में गिवन है, उस तरह की आपको लॉन्ग में दी जा सकती है। या फिर शॉर्ट में दिया जा सकता है कि न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन कैसे किया जाता है, उसका प्रोसीजर लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है। और अगर उसमें कुछ चीज़ें कवर हों और कुछ ना कवर हों, तो जो नहीं कवर होंगे ना, फॉर एग्जांपल अगर इन डिटेल क्वेश्चन ऐसा बनता है कि जिसमें इन डिटेल एक्टिवेशन फंक्शन नहीं डिस्क्राइब करना या लॉस फंक्शन नहीं करना, या सिनेरियो बेस्ड है और उसमें सिर्फ इनपुट आउटपुट और हिडन लेयर की बात हो रही है, तो कोई ना कोई इनमें से ऑब्जेक्टिव में आएगा। तो ये किसी न किसी तरीके से आएगा ऑब्जेक्टिव की फॉर्म में, या फिर आपके पास शॉर्ट या लॉन्ग की फॉर्म में, तो उसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। जहाँ तक मेरा ख़्याल है, शॉर्ट आपका आएगा कि आइडेंटिफाई एप्लीकेशन ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स एंड डीप लर्निंग नेटवर्क्स। इनको भी अच्छे तरीके से करना है, यानी एप्लीकेशंस बताएँ। फिर दोनों का डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। अच्छा, इसके आगे ये जो है ना, डेटा शेयरिंग एंड प्राइवेसी ओईसीडी प्रिंसिपल्स, जहाँ तक मेरा ख़्याल है इनमें से आपका क्वेश्चन बनेगा एप्लीकेशन बेस्ड। यानी वो ये चेक करेंगे कि क्या आप उस चीज़ को, सिनेरियो को अंडरस्टैंड कर पाते हो और किस तरीके से लिख सकते हो। तो इतना कुछ ख़ास इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, डाटा शेयरिंग एंड प्राइवेसी, जहाँ तक मेरा ख़्याल है। यानी जस्ट इन ऑर्डर टू चेक योर कॉन्सेप्ट। तो इस टॉपिक को रट्टा मारने से बेहतर ये है कि इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कीजिएगा कि अगर आपको किसी सिनेरियो को जस्टिफाई करना पड़ जाए, तो आपको पता हो
कि पॉलिसीज़ क्या हैं, प्राइवेसीज़ क्या हैं, किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं और कौन सी चीज़ें हैं जो फ़ॉलो करनी चाहिए। तो फिर आप उस सिनेरियो के मुताबिक वो सजेशंस दे सकें या एटलीस्ट अंडरस्टैंड कर सकें कि अच्छा वहाँ पर कोई डाटा प्राइवेसी की वायलेशन हो रही है या फिर डाटा कैसे शेयर हो रहा है, तो वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन माइंड में रखने। देन वेज़ टू सेफगार्ड अगेंस्ट इन्फॉर्मेशन यूज़, ये इन जनरल आपसे पूछा जा सकता है, यानी उस कोई ऐसा सिनेरियो दे के आपसे पूछें कि बताएँ इस सिनेरियो के अंदर अगर वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो इन्फॉर्मेशन को मिसयूज़ से कैसे बता सकते हैं। तो यहाँ पर आपने उस पर्सपेक्टिव को माइंड में रखना है। देन डाटा गवर्नेंस पॉलिसीज़ टू मिटिगेट, मिटिगेट का मतलब होता है रिड्यूस करना, तो ये आपसे इन जनरल भी पूछी जा सकती हैं या सिनेरियो बेस्ड सिमिलरली पूछी जा सकती हैं कि किस तरीके से जो है वो उनको हम जो इश्यूज़ हैं उनको मिटिगेट कर सकते हैं। देन मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट जो मुझे लग रहा है आपके पेपर में आएगा, दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन डाटा एनालाइजेशन एंड मिनिमाइजेशन, तो इसका डिफरेंस बहुत अच्छे तरीके से कीजिएगा। अब बात करते हैं एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर की, दैट इज़ चैप्टर नंबर 6। इसमें से भी आपके शॉर्ट क्वेश्चन ज़रूर आने वाले हैं और ये भी मुझे लग रहा है कि शॉर्ट के लिहाज से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें से जो आपका आ सकते हैं मेन क्वेश्चंस, वो भी मुझे ऐसे ही लगता है कि कुछ अंडरस्टैंडिंग बेस्ड आएँगे लेकिन एप्लीकेशन बेस्ड के आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। जिसमें वो सिर्फ़ ये चेक करेंगे कि क्या आपको चीज़ों का आइडिया है? यानी रट्टा मारने की इससे बेहतर है कि उसको थोड़ा ये माइंड में रखिएगा कि अगर किसी सिनेरियो पे वो चीज़ें अप्लाई होंगी तो उनको कैसे आपने अंडरस्टैंड करना है और उसका आंसर आप किस तरीके से लिख सकते हैं। पहला है रोल ऑफ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, मोस्ट इम्पोर्टेंट। एज़ इट इज़ यही पूछा जा सकता है कि रोल लिखें, लेकिन कभी भी, क्योंकि देखिए अगर वो इस तरह देना शुरू करें तो फिर तो सारे के सारे नॉलेज में चले जाएँगे और नॉलेज नहीं होता इतना ज़्यादा पोर्शन। तो इसलिए थोड़ा अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में वो आपको चेक करेंगे। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे वो पूछ सकते हैं कि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का बताएँ, इंडिविजुअल को क्या फ़ायदा होगा? कोई सिनेरियो दे के बताएँ कि बताएँ यहाँ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल कैसे हेल्प करेगा? या फिर कुछ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल बताएँ जो डेली लाइफ़ के अंदर हमें हेल्प कर रहे हैं और हमारे डाटा की प्रोटेक्शन कर रहे हैं। तो उस पर्सपेक्टिव से माइंड में रखना है। डिजिटल कोलैबोरेशन के अंदर किस तरीके से अ, हमें फ़ायदा दे रहे हैं, कंपनीज़ को कैसे फ़ायदा दे रहे हैं, डाटा प्रोटेक्शन में इनका किरदार क्या है, डाटा प्राइवेसी के अंदर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल किस तरीके से हेल्प कर रहे हैं। फिर डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर इन्फॉर्मेशन कैसे कलेक्ट हो रही है और किस तरीके से इस्तेमाल हो रही है, ये भी रट्टा मारने से पहले की बजाय बल्कि मैं आपसे कहूँगी कि उसका कॉन्सेप्ट पिक करें और ये देखें कि अगर रियल लाइफ़ सिनेरियोज़ आपको दे दिए जाएँ तो आप कैसे इम्प्लीमेंट करोगे और आपको उसका आंसर लिखना होगा। यानी वो आपसे ये पूछ लें कि बताएँ कौन से बेस्ट तरीके हैं जिसके तरीके से इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना चाहिए। बताएँ कौन से तरीके हैं डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ करके ताकि यूज़र भी सैटिस्फाइड रहे और कंपनीज़ जो हैं वो डाटा भी कलेक्ट कर लें। मतलब कुछ इस तरह के क्वेश्चन्स दैट आर मोर अंडरस्टैंडिंग बेस्ड। इस चैप्टर में से अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन ही बनेगा एज़ कम्पेयर टू नॉलेज बेस्ड। देन आपसे बेस्ट प्रैक्टिसेस पूछी जा सकती हैं कि बताएँ अगर हम आइडेंटिटी थेफ्ट से बचना चाहते हैं तो कौन-सी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। उसके बाद शेयरिंग प्राइवेट इन्फॉर्मेशन के रिस्क क्या हो सकते हैं। सिमिलरली कोई सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछ के दे के आपसे पूछा जा सकता है कि कौन-कौन से रिस्क यहाँ हो सकते हैं या उनको हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उनका सॉल्यूशन क्या होगा। इस पूरे चैप्टर का रट्टा नहीं है, इस चैप्टर को प्रिपेयर करना का सॉल्यूशन एक ही है कि आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, उन तमाम कॉन्सेप्ट्स की और उन तमाम चीज़ों की जो इस चैप्टर के अंदर गिवन है। देन साइबर अटैक्स, ये साइबर अटैक्स आपके वैसे तो लॉन्ग में भी आ सकते हैं कि साइबर अटैक कौन से हैं, लेकिन बहुत ही आसान है। सो इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आगे क्रिप्टोग्राफी वाले हैं वैसे। तो किसी न किसी तरीके से ऑब्जेक्ट साइबर अटैक की एग्ज़ाम्पल पूछ लेंगे, इन जनरल इसमें से कोई शॉर्ट बना लेंगे क्वेश्चन, आसान भी बहुत है। फिर सिक्योरिटी मेथड्स हैं, इनको बहुत अच्छे तरीके से करना है। क्रिप्टोग्राफी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, इसमें से भी कुछ ना कुछ ज़रूर आएगा, यानी बाकी मुझे लगता है कि आएँगे, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो मुझे कन्फर्म है कि इनमें से आएँगे ही आएँगे क्योंकि ये इतने इम्पोर्टेंट हैं। तो इनको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल क्रिप्टोग्राफी की जो साइफ़र मेथड्स हैं, उनके आइदर किसी न किसी तरीके से कोई साइफ़र मेथड को एग्ज़ाम्पल से एक्सप्लेन करें, उनके डिफरेंस लिखें, उनका रोल लिखें, जो साइफ़र मेथड्स हैं उनके आपस में, तो वो आपने डिफरेंसेस और वो तमाम चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करनी हैं। और कुछ जो आपके प्रोटोकॉल्स हैं, हर एक का फंक्शन पता हो, कहाँ कौन-सा इस्तेमाल होता है, ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं, बताएँ ये कौन-सा वाला प्रोटोकॉल और किस तरीके से इस्तेमाल होगा। देन आपके पास वही बात कि ऑर्गेनाइज़ेशन किस तरीके से अपने डाटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है या सिनेरियो दे के। और उसके बाद आपके पास है रोल ऑफ कोलैबोरेशन
कि वो आपका किस तरीके से हेल्पफुल होता है। अब इसके अंदर भी जहाँ तक मेरा ख़्याल है तो वो आपको अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन ही देंगे कि कोलैबोरेशन में कौन से डिजिटल टूल इस्तेमाल हो सकते हैं, कौन-सी जो बेसिक बेनिफिट्स हैं जो आपको मिल सकते हैं अपनी इस डिजिटल लिटरेसी सॉरी इस डिजिटल सिस्टम से, यानी किसी न किसी तरीके से अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ही बनेगा इसमें से भी। उसके बाद आपका आता है चैप्टर नंबर 7, सबसे छोटा-सा चैप्टर है और कुछ ख़ास है भी नहीं इसके अंदर एक्सेप्ट दैट कि आर्टिफैक्ट क्या है। अच्छा, इसमें से एक तो ऑब्जेक्टिव बन सकता है और वो ये बन सकता है कि वो जो आपके गूगल सर्च के कुछ ऑप्शंस हैं, उनमें से आपसे पूछा जा सकता है कि किसी का सिंटेक्स बताएँ, तो किसी का इस्तेमाल बताएँ, तो किसी का सिंबल बताएँ या फिर पर्पस बताएँ या यूज़ बताएँ। उनको आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है। उसके बाद वो जो बूलियन ऑपरेटर्स हैं ना इस चैप्टर के अंदर, उनको आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है, एंड और नॉट, उनका इस्तेमाल। एक्सरसाइज़ के क्वेश्चन करें तो ऑलमोस्ट वो पूरा टॉपिक इसके अंदर कवर हो जाता है। देन रिसर्च आर्टिफैक्ट कैसे बनता है? वैसे इसमें से वो लॉन्ग भी दे सकते हैं और जो आपकी एक केस स्टडी भी बुक में है, वो भी इस तरह से बनाने के लिए दिया जा सकता है कि एक रिसर्च आर्टिफैक्ट बताएँ किस तरीके से क्रिएट हो सकता है, उसके स्टेप्स क्या हैं, लेआउट में जो आपका आर्टिफैक्ट है वो उसका लेआउट क्या होता है, उसका फ़ायदा क्या होता है। वैसे एक्सरसाइज़ में ये सारी चीज़ें ऑटोमैटिकली कवर हो जाती हैं। अब बात करते हैं सबसे मोस्ट कन्फ्यूज़िंग चैप्टर की और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट भी कह सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट तो नहीं कह सकते, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, पिछले वैसे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब इसमें से जहाँ तक मेरा ख़्याल है ना, यही क्वेश्चन आएँगे और इसी में से एक इम्पोर्टेंट, क्योंकि आपके पीबी में भी आना है, तो उसमें पीबी में इस तरीके से आ सकता है कि जो एमवीपी है ना, वो क्रिएट करने के जिस तरह के क्वेश्चंस हैं आपके मॉडल पेपर के अंदर, वैसे मैं एक वीडियो और भी आपके लिए बनाऊँगी जो कि पीबीए से रिलेटेड होगी और उसमें बताऊँगी फिर कि किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पर जो क्वेश्चन इसमें से आ सकता है थ्योरी में, वो यही है कि मिनिमम वेएबल प्रोडक्ट क्या है? इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? स्ट्रैटेजीज़ कौन-सी हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं? यूज़र फीडबैक कलेक्ट करना क्यों ज़रूरी है और किस तरीके से कलेक्ट की जा सकती है? और डिफरेंस बिटवीन एमवीपी एंड प्रोटोटाइप, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट जो मुझे लग रहा है कि शायद वो पेपर में आपको दे दें कि एमवीपी और प्रोटोटाइप में क्या डिफरेंस है। एंड देन प्रोटोटाइप की इवैल्यूएशन और उसके की फैक्टर्स वैसे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस पढ़ लीजिएगा कि किस तरीके से करते हैं। देन आइटरेटिव डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। आइटरेटिव डेवलपमेंट आपको पता है कि एक ही प्रोसेस को बार-बार यानी टेस्ट करना एंड देन फीडबैक लेना, गैदर करना, इम्प्रूव करना एंड देन दिस प्रोसेस इज़ रिपीटेड अगेन एंड अगेन। बेसिकली कंटीन्यूअस इम्प्रूवमेंट भी जिसे हम कह सकते हैं। देन मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका रिस्कीएस्ट असम्पशन। अभी आपकी बुक में नहीं है, लेकिन ये मैं इंशाल्लाह इससे रिलेटेड एक लेक्चर जो है वो बना के आप लोग के लिए चैनल पे अपलोड कर दूँगी और इस रिस्कियस्ट बिज़नेस मॉडल का और ये चीज़ें आपको बुक के अंदर भी मिल जाएँगी। और हाउ टू डिज़ाइन अ टेस्ट यूजिंग एमवीपी, ये वैसे पीबीए के लिहाज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट चांसेस हैं कि थ्योरी में पूछा जा सकता है। देन हाउ टू आइडेंटिफाई बीच एट मार्केट फॉर एमवीपी टेस्टिंग, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अब ये सारे वो टॉपिक्स हैं जो कि इस चैप्टर में एसएलओ में मेंशन है और मोस्ट ऐसे कुछ ऐसे टॉपिक्स भी हैं जो बुक में नहीं हैं, तो वो भी आपने करने हैं क्योंकि आपकी एसएलओ के अंदर वो इंक्लूडेड हैं। तो दीज़ आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इन चैप्टर नंबर 8 और बाकी अब आई होप कि आपको एटलीस्ट क्लियर होगा कि आपने किन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है। देखें, पेपर में कोई ऐसा एक टॉपिक मैं नहीं कह सकती जो पेपर में नहीं आएगा, लेकिन हाँ, कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं और अगर आप ये अच्छे से कर लो, तो चॉइस तो आपके पास अवेलेबल होती ही होती है, तो आप अच्छे नंबर ले सकते हो। सो आई होप कि आपके पेपर में ऑलमोस्ट इन्हीं टॉपिक्स में से क्वेश्चंस आएँगे एंड आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये मैंने बुक की इमेज भी डाल दी है और ये वो बुक है जिसका मैं आपको बार-बार ज़िक्र कर रही थी पिछली स्लाइड्स के अंदर कि जिसके अंदर आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। सो आई थॉट के साथ ही आपको बुक का थोड़ा-सा ओवरव्यू भी दे देती हूँ कि इस बुक के अंदर मैंने आपके एसएलओ बेस्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे पॉसिबल आपकी प्रैक्टिस के लिए इंक्लूड कर दिए हैं, स्पेशली प्रोग्रामिंग से रिलेटेड भी, क्योंकि आपकी बुक में उस तरह के प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं होते और आपको अक्सर आइडिया नहीं होता कि पेपर में किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। प्लस नॉलेज, एप्लीकेशन, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन आपको इसके अंदर मिल जाएँगे, प्रैक्टिसेस मिल जाएँगी अलोंग विद द सॉल्यूशन। और अगर आप
आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए हो वो भी, प्लस ऐसे टॉपिक्स भी जो एसएलओ में मेंशन है और आपकी बुक के अंदर नहीं है, उनका भी सॉल्यूशन और वो तमाम कंटेंट भी आपको इस बुक के अंदर मिल जाएगा। सो आई होप कि ये बुक आपके लिए हेल्पफुल होगी। और ये बुक आपको बेसिकली स्कॉलर पब्लिकेशंस की वेबसाइट से भी मिल जाएगी। आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप किसी भी बुक स्टोर से पता कर लें, आपको ये बुक मिल जाएगी। एंड आई होप कि इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। And if you still have any question, you can ask me in the comment section. Do like, share and subscribe my channel if you found my videos useful. Thank you for watching.